राजनीतिनामा बिहार के नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था पहले भी कि हम बिहार पर एक सीरीज चला रहे हैं, हम बिहार हैं, और इस क्रम में हम लोग अगले वीडियो में हैं। ये बिहार पर हमारा ऐसे तो तीसरा वीडियो है, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी था, एक बिहार 1 था, ये बिहार 2 है बिहार के मटेरियल पर। जैसा हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, हम जिस बिहार की बात करने जा रहे हैं वह बिहार आज का बिहार नहीं था। वह बिहार था जिस समय बंगाल प्रांत हुआ करता था, और बंगाल प्रांत में आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का उड़ीसा, हमारा बिहार और झारखंड सभी मिलाकर एक प्रांत थे। और उसी से निकलकर बिहार बनने की जो जद्दोजहद हुई और फिर जो बिहार हमारा बना, जिसका फॉर्मल अनाउंसमेंट तो पहले हुआ, 22 मार्च को सरकारी घोषणा हुई। मतलब जो पहले मैं बता चुका हूं कि दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई 22 मार्च को ऑफिशियल गजटेड हुआ, और 1 अप्रैल 1912 से बिहार राज्य का फॉर्मल शुरुआत होता है। 1 अप्रैल हो सकता है कि कैलेंडर ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के लिए शुरुआत हुआ हो। तो उसी बिहार की हम बात करने जा रहे हैं जो बिहार बंगाल से निकला, और जिसके कारण 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। हर साल नीतीश कुमार जी ने ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, ताकि बिहार के निर्माण में लगे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान सपूतों को हम याद कर सकें, और किस तरह से बिहार पर बंगाली वर्चस्व ने बिहार की अस्मिता को खतरे में डाल दिया, और उस अस्मिता की पुनः स्थापना के लिए हमारे लोगों ने क्या क्या संघर्ष किए, हम उस सभी पक्षों पर एक एक करके नजर डालेंगे। आज के वीडियो में हम बिहार को एक सूबा के रूप में मध्यकाल में स्थापित होने के उस ऐतिहासिक दौर में जाएंगे, जहां से मध्यकाल में बिहार ने कुछ कारणों से, प्राचीन काल तो हमारा था, लेकिन मध्यकाल में कुछ कारणों से बिहार कि वो पहचान नहीं रही जो प्राचीन काल में हमारी पहचान रही थी। हम एज यूजुअल इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर क्रॉनिकल एकेडमी है। क्रॉनिकल एकेडमी बिहार में 1991 से हम लोग इसके अंतर्गत बिहार के बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम वैसे अब बिरले कोचिंग में हैं, और शायद अकेले कोचिंग हैं जो इतने जमाने से बिहार की धरती पर सारे अप्स डाउन्स को झेलते हुए रहे हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं जो लाभ के समय रहे और हानि के समय दरवाजा बंद करके चल दिए। हम आज भी यहाँ टिके हुए हैं, और ईश्वर की इच्छा रहेगी तो आगे भी टिके रहेंगे। इसीलिए हमारा नारा है कि हम में है दम, तभी तो 1991 से टिके हैं हम। क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा 72वीं बीपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स 3 महीने का शुरू किया जा रहा है, और 3 महीने का ये कोर्स होगा कॉम्पैक्ट। प्रतिदिन 6 घंटे की पढ़ाई होगी, 20 टेस्ट इसमें शामिल होंगे। और जिन लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट हो, हमारे संस्थान में जो नंबर हमारा 9334102329 बोरिंग रोड चौराहा से पूरब सुमति प्लेस है, अलंकार के अपोजिट, आप आ सकते हैं। हम इस इतिहास की शुरुआत करते हैं शेरशाह से। शेरशाह सूरी बिहार से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला व्यक्ति है। शेरशाह सूरी निश्चित रूप से बिहार का नहीं था। ये लोग शेरशाह सूरी का जो पिता था हसन खान, वो सिकंदर लोदी के जमाने में जौनपुर में आया था, और वहीं से जौनपुर में ही रहते हुए हसन खान को उस जमाने में वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। तो जागीर में सासाराम, खवासपुर वगैरह की जागीर हसन खान को मिली। उस जागीर के प्रबंधन की जिम्मेदारी हसन खान ने अपने बड़े बेटे शेर खान, उस समय इनका नाम था फरीद खान, को दिया। हसन खान की 4 बीवियां थी, और सबसे बड़ी बीवी के बेटे फरीद खान थे। बाद में सौतेले भाई में लड़ाई हुई, उसके बाद बिहार में नुहानी वंश शासन करता था, उसके वहां आ गए, और यहाँ से फिर इनका एक अलग इतिहास चलता है। नुहानियों के साथ रहे कुछ दिन, 14 महीने बाबर के साथ भी रहे, फिर वहां से लौट कर आए। तब तक नुहानी शासक की मृत्यु हो गई थोड़े दिन में। फिर उनके बेटे का संरक्षक बने, फिर उनकी पत्नी के संरक्षक बने,
और बाद में जब सभी की मृत्यु हो गई तो इनको बिहार का शासन मिला। लेकिन उसी समय हुमायूं से संघर्ष हुआ और हुमायूं से संघर्ष होने के क्रम में कुछ दिनों के लिए इन्होंने हुमायूं की अधीनता मानी, लेकिन बाद में फिर से इन्होंने हुमायूं के खिलाफ संघर्ष किया और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और चौसा में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक भी किया। चौसा के मैदान में जहां इन्होंने हुमायूं को हराया वहीं राज्याभिषेक किया और यहाँ से फिर जाकर आगरा पर कब्जा किया। उस जमाने में आगरा राजधानी हुआ करती थी और 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया। अल्प अवधि की शासन है लेकिन इनका शासन इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। तो हम लोग का मतलब इतना है कि बिहार से दिल्ली की गद्दी पर, यानी बिहार इनका बेस था, बिहार आधार था और फिर नुहानी शासकों के अंत के बाद चूंकि वो बिहार के शासक हुए थे तो इसलिए यहाँ से दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाले ये पहले व्यक्ति माने गए। इनके वंशजों ने 1555 तक शासन किया। लेकिन शेरशाह का जमाना जो है काफी स्थिरता का जमाना है, काफी वेल एडमिनिस्ट्रेशन का जमाना है। आज जो हम जीटी रोड कहते हैं, सिंधु नदी से लेकर सोनार गांव तक, बंगाल तक जो सड़क बनाई गई जिस पर आज जीटी रोड है, उसी का बचा हुआ रूप है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि मौर्यों के जमाने में जो ग्रेट रॉयल पथ जिसको मेगास्थनीज ने कहा है, उसी रोड का एक्सटेंशन था जीटी, जो शेरशाह का सड़क ए आजम हुआ करता था उसका नाम, और उसी के आधारशिला पर आज का जीटी रोड है। वो बड़ा एक योगदान है। फिर रुपया नामक सिक्का चलाने का जो 78 ग्रेन का चांदी का सिक्का था शेरशाह ने चलाया था। टकसाल, बहुत सारे टकसाल बनाए थे। दाम और एक और यूनिट उनका होता था। उनके राज्य में रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही वेल एडमिनिस्ट्रेटेड था। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि लोग कहा करते हैं कि एक बूढ़ी माता भी अपने सिर पर सोने की टोकरी लेकर चल सकती थी और उससे कोई चोर या कोई भी उचक्का टाइप का आदमी उनको कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह के प्रशासन शेरशाह के जमाने में लोगों का कहना है कि उस जमाने में था। इसके अलावा शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में आज भी है, और शेरशाह का मकबरा ताजमहल से पहले का द बेस्ट मकबरा टॉम कहलाता है और आज के ज़माने में सेकेंड बेस्ट मकबरा सासाराम का मकबरा है। तो आप देखिए कि कहाँ ताजमहल का कितना ख्याति है और सेकेंड बेस्ट मकबरा, वहाँ पर पिलग्रिमेज कितने जाते हैं और कितने बाहर के लोग आते हैं। बिहार सरकार और बिहार के लोगों के द्वारा बिहार के जो मोन्यूमेंटल या इस तरह का जो टूरिज्म के डेवलपमेंट का स्कोप है उसका बड़ा कम विकास हुआ है। नहीं तो बिहार में जितना हमारा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं, अगर उसको प्रॉपर डेवलप कर दिया जाए तो बिहार राज्य सरकार के लिए आय का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर शेरशाह का जो रोहतासगढ़ का किला है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर शेरगढ़ किला है वो भी इम्पोर्टेंट है। शेरशाह के पिता का मकबरा है वो भी। इन सारे चीज़ों को अगर हम डेवलप करते हैं तो टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलप होगा। तो शेरशाह ने बिहार में उन सारे चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया था। बिहार और बंगाल में जो आगे चलकर उसने भारत के शासक बनने के बाद पूरे देश में लागू किया। लेकिन शेरशाह के बाद उसके जो वंशज हुए उतने मजबूत नहीं हुए। 1555 तक आते आते इनका वंश लगभग लड़खड़ाने लगा और 1555 में दोबारा हुमायूं ने दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। 1556 में अकबर भारत का शासक बनता है। जब हुमायूं की मृत्यु उसके लाइब्रेरी शेरमंडल से लुढ़क जाने के कारण सीढ़ियों से मृत्यु हो गई। लेकिन फिर थोड़े दिन के लिए हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई के माध्यम से अकबर ने दोबारा दिल्ली पर शासन किया, आगरा पर कब्जा किया। हम उसी दौर में पहुंचते हैं। अब हम मुगल कालीन बिहार इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको एक पृष्ठभूमि दे कि बिहार एज ए प्रोविंस, बिहार एक सूबा के रूप में किस तरह से इस समय आया। शेरशाह ने जरूर पटना का, हाँ एक बात और आप हम लोग भूल गए, शेरशाह ने ही पटना का महत्व दोबारा इस्टेब्लिश किया। पटना जो सिटी का एरिया है, उस सिटी के एरिया में उसने बंदरगाह, माल सलामी एक जगह है,
वह एक बंदरगाह के रूप में डेवलप हुआ। माल सलामी यानी सामान जो उतरेगा उससे सलामी यानी टैक्स आप देंगे। तो उस एरिया को या पटना को दोबारा प्राचीन के काल के बाद महत्वपूर्ण शहर स्पॉट के रूप में इस्टेब्लिश करने का श्रेय शेर शाह को जाता है। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में डेवलप हुआ और पटना सिटी का माल सलामी उस समय पोर्ट के तौर पर काम कर रहा था। इस बात को समझना है। और उस काल के बहुत सारे और भी एविडेंसेज हैं जो हम कभी मध्यकाल का इतिहास जब बिहार का करेंगे उस समय भी हम उसको डिटेल बताएंगे। अभी हमको ब्रीफली वहां से निकलना है क्योंकि अभी हम लोगों को बिहार के निर्माण के दौर में ज़्यादा हमारे इस वीडियोज का फोकस है। अब हम फिर आते हैं मुगल काल में और बिहार के मुगल कालीन उपलब्धियों के तौर पर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब मुगल कालीन बिहार है उस समय 1580 में मुगल सम्राट ने अकबर ने बिहार को एक सूबा का दर्जा दिया। लेकिन उस समय क्या हुआ कि बिहार और इस क्षेत्र में जो भी गवर्नर्स थे उस गवर्नर में दाऊद खां कर्रानी काफी प्रमुख था। उसने मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। अकबर ने उसके खिलाफ अभियान किया और अकबर स्वयं बिहार आया। एक लंबे समय तक अभियान चला 1574 से 1576 तक और अकबर ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित की। फिर इसके लोगों ने आज के हाजीपुर वाले क्षेत्र में भी शांति स्थापित की। एक बात और बता दें कि उस जमाने में जो भौगोलिक विभाजन के अनुसार जो पॉलिटिकल स्वरूप बनता था वो एक बनता था सोन नदी के उस पार यानी जो आज का शाहाबाद इलाका है। एक है मगध का क्षेत्र जो पटना नालंदा ये सब एरिया हुआ। तीसरा हाजीपुर का इलाका होता था। तो हाजीपुर के इलाके से दरभंगा मधुबनी ये सभी एरिया एडमिनिस्ट्रेट होता था। लेकिन फिर दरभंगा मधुबनी और पूर्णिया उधर से बंगाल से जुड़ जाते थे और जो लेफ्ट साइड ऑफ हमारे राइट साइड जो गंगा का एरिया है इधर से लोग मनेर आकर बिहार शरीफ होकर राजमहल होकर बंगाल जाते थे। तो दो रूट था उस जमाने में बंगाल जाने का, एक पूर्णिया होकर और दूसरा बिहार शरीफ से राजमहल होते हुए बंगाल में प्रवेश करना। तो खैर अकबर पहला शासक है जिसने बिहार पर अपना पूरा वर्चस्व स्थापित किया और 1580 में जब अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को विभिन्न सूबों में बांटा तो उसमें एक सूबा बिहार भी हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि बिहार को प्रांत का दर्जा देने वाला मध्यकाल में अकबर पहला शासक है। इसके आगे चलते हैं। मुनीम खान को अकबर ने बिहार का पहला सिपह सलार सूबेदार बनाया। आगे चलकर 1587 में राजा मान सिंह बिहार के सूबेदार बने और उस जमाने में मान सिंह ने बिहार में थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर यानी डुमरांव राज इस तरह के स्थानीय शासकों को मुगलों की अधीनता मानने के लिए विवश किया। अकबर चूंकि एक अच्छा प्रशासक था, अकबर ने बिहार का भी प्रशासनिक पुनर्गठन किया। प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत अकबर ने बिहार को कुल 7 सरकारों में बांटा यानी डिस्ट्रिक्ट्स। मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, बिहार बने। बिहार शरीफ से लेकर पटना तक, सारण, चंपारण और हाजीपुर। तो ये 7 सरकारें थी। सरकार के अंदर उस जमाने में परगना हुआ। पर 7 सरकारों के अंदर 199 परगने थे जिन्हें तहसील कहा गया। उस समय बिहार से लगभग 22 करोड़ दाम वह मुगल मुद्रा थी राजस्व प्राप्त होता था। तो वन ऑफ द गुड रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एरिया उस जमाने में भी बिहार था। इस तरह अकबर ने बिहार को एक प्रशासनिक यूनिट के रूप में स्टैब्लिश किया, प्रशासनिक सहूलियत के लिए प्रशासनिक विभाजन किया और रेवेन्यू वसूलने के लिए भी अधिकारियों की प्रॉपर नियुक्ति हुई। तो बिहार में जो स्थानीय अराजकता थी उसको इसने दूर किया और बिहार को एक सूबे के रूप में स्थापित किया। और उस जमाने में मान सिंह जो अकबर के दरबार के सबसे बड़े मनसबदारों में थे, तो बिहार का महत्व हम समझ सकते हैं कि उस पीरियड में अकबर ने उनको यहाँ का मनसबदार सूबेदार बनाया।
क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा जो अभी इंटर का इम्तहान दिए हैं बच्चे, उन लोगों के लिए जो अब ग्रेजुएशन में जाएंगे, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत की गई है। इस कोर्स में हम लोग इन बच्चों को एनसीईआरटी 6 से 12, फिर यूपीएससी का कोर्स, फिर बीपीएससी का कोर्स और साथ में मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की पढ़ाई करवा देते हैं, ताकि जब 4 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स ये निकालें तो इन्हें किसी और तैयारी की जरूरत न हो और ग्रेजुएशन पास करते ही किसी अच्छे इम्तहान को पास करने की क्षमता आ जाए। तो ग्रेजुएशन का जो 4 साल वेस्ट होता है उसको हम लोग संभालते हैं। और हमारे यहाँ इन बच्चों का क्लास कॉलेज टाइम के बाद होता है, हम कॉलेज को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अमूमन 3 बजे और ऑनवर्ड्स इस बैच का कोर्स होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में बिहार में मुगल सत्ता और भी कंसोलिडेटेड हुई। ये व्यापार के लिए बिहार का गतिविधि बढ़ा। सोरा यानी साल्ट पेट्रे और सूती वस्त्र का यहाँ पर निर्माण चरम पर आया। जहांगीर के शासनकाल में इब्राहिम खान काकर ने झारखंड के हीरा वाले क्षेत्र पर कब्जा किया, विजय प्राप्त किया और 1621 में जहांगीर ने अपने पुत्र राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया। तो राजकुमार परवेज पहला मुगल राजकुमार है जो किसी बिहार का सूबेदार बना, गवर्नर बना। शाहजहां के समय शाइस्ता खान, इत्तिकाद खान जैसे प्रभावशाली लोग, शाइस्ता खान शाहजहां के दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनको बिहार का गवर्नर यानी सूबेदार बनाया गया। और इस समय पटना इस क्षेत्र का उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में डेवलप हुआ। तो पटना की समृद्धि अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी जमाने में पटना सिटी और गांधी मैदान से आप जाते हैं तो आपके बाईं साइड में पत्थर की मस्जिद है, वो बना। मनेर शरीफ का मखदूम शाह दौलत का मकबरा इसी समय में बना। तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स अभी भी हैं। औरंगजेब के समय इधर की प्रशासनिक सीमाएं काफी स्थिर रहीं, लेकिन मराठा और स्थानीय जमींदारों के भी विद्रोह शुरू हुए। अकबर ने अपने प्रिय पोते अजीमुशान को यानी राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। राजकुमार अजीम ने बिहार में रहने के क्रम में पटना में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और उसका भी शौक था कि पटना को हम दिल्ली के बाद एक इम्पोर्टेंट खूबसूरत शहर बनाएं। उसके ज़माने में याद रखना है सभी आदमी को कि पटना का नाम अजीमाबाद पड़ा। पटना का एक नाम अजीमाबाद है। राजकुमार अजीम ने जब वह यहाँ गवर्नर था तो इस पटना में बहुत सारे निर्माण करवाए, इसको खूबसूरत बनाने का प्रयास किया और इसका नाम अजीमाबाद रखा। साथ ही हम लोगों को याद यह भी रखना है कि सिख इतिहास में भी पटना का महत्व है। इसके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में यानी औरंगजेब के ज़माने में यहीं पर हुआ था। उस जमाने में जब औरंगजेब से तंग तबाह होकर गुरु गोविंद सिंह के पिताजी गुरु तेग बहादुर भ्रमण हेतु निकले थे, तो जब वो पटना पहुंचे तो इनकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो वहीं रुक गई और गुरु तेग बहादुर आगे बढ़ गए। तो वहीं पर जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का। उनके याद में आज भी गुरुद्वारा है और भी बहुत सारे जहाँ स्नान वगैरह करते थे वो भी है। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस आज उनके नाम से हैं और हमारे नीतीश कुमार जी ने भी उनके 350वें जन्म दिवस पर यहाँ बहुत भव्य आयोजन बिहार में किया था। अब हम जब देखते हैं तो एक तुलनात्मक देख लेते हैं कि इस समय क्या क्या हुआ। अकबर के समय राजधानी रोहतास रहा या राजमहल, बिहार को एक स्वतंत्र सूबा का दर्जा मिला। जहांगीर के ज़माने में पटना राजधानी हुआ और राजकुमारों को सूबेदार बनाने की प्रथा शुरू हुई। शाहजहां के ज़माने में भी पटना राजधानी रहा। इस समय डच और अंग्रेज व्यापारियों का आगमन हुआ। डच लोग सोरा साल्पेट्रे जो उस समय बारूद में मिलाया जाता था और यूरोप में बड़े पैमाने पर उसका एक्सपोर्ट होता था, उसका केंद्र बना। औरंगजेब के ज़माने में पटना का नाम अजीमाबाद हुआ और इस शहर का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण हुआ। अब आप देखिए कि जो क्रॉनिकल एकेडमी में एनसीईआरटी का अलग से भी स्पेशल क्लास चलता है।
अगर आप चाहें तो केवल एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। 8 से 10 महीने का क्लास होता है। बीपीएससी में हम लोग कुल 33 किताब पढ़ाते हैं और यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 41 किताब 41 बुक्स पढ़ाते हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी जिस तरह से क्रॉनिकल में पढ़ाया जाता है, इस देश, बिहार छोड़ दीजिए, इस देश में कोई भी संस्थान उस तरीके से एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ाता है। और किसी भी सिविल सेवा की परीक्षा को आप नहीं पास कर सकते जब तक कि एनसीईआरटी पर आपका कमांड न हो। तो अब हम लोग औरंगजेब के जमाने से चलते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने अपने जिंदा रहते प्रयास किया था कि वह अपने बेटों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दे, लेकिन न अपने पिता का बात औरंगजेब माना था, न औरंगजेब के बेटों ने पिता के बंटवारा को माना। और फिर सभी बेटों में झगड़े हुए और अंत में बहादुर शाह प्रथम के नाम से उसका एक बेटा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे अंतिम योग्य मुगल शासक कहा जाता है। वो 1712 तक रहा, लेकिन 1707 के बाद से ही, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ग्रेट मुगल्स का अंत हो जाता है, जिसको महान मुगल कहा जाता है। अब इस पर कोई लोग विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि इतिहास की किताबों में कहा जाता है ग्रेट मुगल्स। और तब इस क्षेत्र में शुरू होता है मुर्शीद कुली खान का जमाना। मुर्शीद कुली खान औरंगजेब का बहुत प्रिय था। वह दक्कन में था और औरंगजेब ने वहीं उसे देखा था। मुर्शीद कुली खान हिसाब किताब रखने में बहुत ही दक्ष आदमी था। और कुछ लोगों का कहना है कि मुर्शीद कुली खान जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन फिर बाद में मुसलमान हो गया। चाहे जो परिस्थिति रही हो, लेकिन मुर्शीद कुली खान की योग्यता से औरंगजेब काफी प्रसन्न हुआ और उसे बंगाल का जिम्मेदारी दिया गया था। हालांकि अजीमुद्दीन से भी उसका बार बार झंझट होता रहा और भी लोगों से होता रहा, लेकिन मुर्शीद कुली खान की योग्यता पर औरंगजेब ने कभी शक नहीं किया। फर्रुखसियार से भी मुर्शीद कुली खान को समस्या हुई थी, लेकिन मुगल दरबार में जो आंतरिक कलह हुआ और 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। जहांदार शाह दिल्ली का शासक बना, लेकिन उस जमाने में फर्रुखसियार बंगाल में था। अजीमुद्दीन का बेटा था, राजकुमार अजीम का बेटा था फर्रुखसियार। लेकिन अजीमुद्दीन की हत्या करके जहांदार शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो स्वाभाविक है कि जहांदार शाह नहीं चाहेगा कि राजकुमार अजीम का बेटा जिंदा रहे। उस जमाने में था कि जो भी तुम्हारा राइवल है उसको एकदम क्लीन स्वीप मार दो। तो जहांदार शाह ने बंगाल के गवर्नर को यह खबर भेजा कि फर्रुखसियार को किसी प्रिटेक्स्ट पर मार दो। लेकिन वह जो गवर्नर था वह राजकुमार अजीम से ऑब्लाइज था, क्योंकि उसकी जो प्रोन्नति थी अजीम का ही देन था। इसलिए उसके अंदर लाज शर्म सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन था। उसने फर्रुखसियार से कहा कि तुम बंगाल छोड़कर भाग जाओ और हम यही रिपोर्ट करेंगे कि वो भाग गया तो हम कैसे मारे। इसने यही किया, फर्रुखसियार ने ही किया और वो आ गया बिहार। उस समय बिहार जो था, सैयद बंधु जो आगे किंग मेकर्स कहलाएंगे और जिनकी सहायता से फर्रुखसियार दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। फर्रुखसियार दौड़ कर आया पटना और सैयद बंधुओं में एक भाई पटना के गवर्नर थे और एक इलाहाबाद के गवर्नर थे। तो छोटे भाई से कहा, छोटे भाई से इसकी मां ने, फर्रुखसियार की मां ने रिक्वेस्ट किया कि तुम हमारा साथ दो और हम तुमको आगे प्रमोट करेंगे। सैयद बंधुओं ने दोनों ने मिलकर फर्रुखसियार का साथ देने का ऐलान किया। कुरान पर रखकर शपथ खाई गई कि जब फर्रुखसियार दिल्ली का बादशाह बनेगा तो फिर वो सैयद बंदियों को प्रॉपर रेस्पेक्ट और प्रॉपर पद, जो हाईएस्ट पोस्ट होगा वो देगा। और यहीं पर इसी पटना में फर्रुखसियार का राज्याभिषेक हुआ। तो याद रखना है कि फर्रुखसियार वाज कोरोनेटेड इन पटना इटसेल्फ। फर्रुखसियार के पास उतना धन नहीं था। पटना के बहुत सारे धनी लोगों को बुलाया गया और फर्रुखसियार ने उन लोगों से कहा
सैयद बंधुओं ने उन लोगों से कहा कि आप लोग फर्रुख सियार को फाइनेंस करें, फर्रुख सियार लिखित देगा कि जब वो बादशाह हो जाएगा तो इन लोगों के पैसों को लौटा देगा। पटना के लोगों से वित्तीय मदद ली गई और यहीं से हसन खान जो छोटा भाई था सैयद बंधुओं में, वो लोग इलाहाबाद पहुंचे, दोनों भाई की सेनाएं मिल गई। फिर जहांदार साहब को इन लोगों ने पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। हालांकि बाद में फर्रुख सियार ने सैयद बंधुओं के साथ कुछ दिनों के बाद धोखा कर दिया। हालांकि उस क्रम में इसकी भी हत्या हो जाएगी और आगे चल के खैर जो होना था उधर हुआ। लेकिन एक यहाँ रखना है कि फर्रुख सियार का कोरोनेशन पटना में ही हुआ, तो पटना का महत्व बना रहा। लेकिन जब ये लोग इधर से चले गए तो इस एरिया में धीरे धीरे मुर्शीद कुली खान का वर्चस्व बढ़ गया। मुर्शीद कुली खान जो था वो काफी योग्य आदमी था और जिस तरह से दिल्ली की सत्ता जब कमजोर होने लगी और सारे लोग दिल्ली और आसपास के षड्यंत्र में उलझ गए, तो यह कहा जाता है इतिहास में कि 1717 में 1717 में मुर्शीद कुली खान स्वायत्त शासक के रूप में उभरता है। तो इतिहास में इसे ऑटोनॉमस स्टेट या सेसेशन स्टेट कहा जाता है। इन लोगों ने मुगलों को अपना नॉमिनल हेड माना, लेकिन प्रैक्टिकली उनके किसी ऑर्डर को नहीं मानते थे। सामने वो कहते थे कि मुगल हमारे बादशाह हैं, लेकिन मुगल बादशाह की उस समय औकात नहीं थी कि प्रांतीय गवर्नरों के साथ वो कोई जोर जबरदस्ती कर पाए। तो 1717 में बंगाल मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में पहला ऑटोनॉमस स्टेट बना मुगल काल का। तो जो उस समय बाद में चलकर बंगाल, अवध और हैदराबाद 3 ऑटोनॉमस स्टेट्स कहलाते हैं, तो उसमें पहला ऑटोनॉमी लेने वाला मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल था। बिहार एक तरह से पेंडुलम में था। अवध के नवाबों का इंटरेस्ट दिल्ली के दरबार में था और बंगाल को कोई देखने वाला नहीं था, या बंगाल क्या कर रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाला कोई नहीं था। इसलिए बंगाल धीरे धीरे दिल्ली से कट गया और दिल्ली से दूर हो गया। बंगाल हिस्टोरिकली दिल्ली की अधीनता बहुत मुश्किल से मानता रहा है, आज भी हालत आप देख रहे हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब भी दिल्ली कमजोर हुआ हमेशा बंगाल स्वतंत्र हो जाया करता था। इस समय भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस क्षेत्र में मुर्शीद कुली खान का समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी योग्य आदमी था। इसने इजरेदारी प्रथा लागू की टैक्स कलेक्शन के लिए। इजरेदारी प्रथा ही आगे चलकर जमींदारी प्रथा का आधार बना। यानी उसने पूरे बंगाल को विभिन्न चकला यानी सर्कल्स में बांट दिया और उस रेवेन्यू कलेक्शन का डाक लगाया। उसने उसकी बोली लगाई गई, जो हाईएस्ट बिडर होता था उसे उस सर्किल का जमीन कर वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। और यही इजरेदारी प्रथा अंग्रेजों के लिए जमींदारी प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का आधार बना। और इसीलिए समझ लीजिए हिस्टोरिकली कि परमानेंट सेटलमेंट टाइप का व्यवस्था भारत के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं लग सका, क्योंकि उस तरह की जमींदारी प्रथा भारत के किसी अन्य इलाके में नहीं डेवलप हुई। इसीलिए जो जमींदार लोग करते हैं वो इतिहास नहीं जानते हैं, न पढ़ते हैं। केवल जमींदारी प्रथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस तक लागू हुआ है और वो भी इस जमाने में। पहले के जमाने के जमींदार और आज के जमींदारों में काफी फर्क था। मुर्शीद कुली खान के जमाने में मुगल इधर पूरे बंगाल प्रांत में स्थिरता स्थापित हुई। मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शीद कुली खान के नाम पर है। हालांकि उस शहर के नामकरण का परमिशन औरंगजेब ने ही मुर्शीद कुली खान को दे दिया था। इस जमाने में बंगाल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और चूंकि बंगाल पर कोई विदेशी आक्रमण का प्रभाव नहीं हुआ, चूंकि जो भी आक्रमण होते थे उस समय बाहरी और दिल्ली और अवध तक सीमित होते थे, तो बंगाल धीरे धीरे मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में डेवलप किया। उपजाऊ जमीन भी था, समुद्र का किनारा था व्यापार के लिए, शांति थी, स्थिरता थी। इसलिए बंगाल आर्थिक रूप से सबसे संपन्न राज्य के रूप में डेवलप हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल के नवाबों के जमाने में इस समय जब मुर्शीद कुली खान को अपना कोई बेटा नहीं था, उसका दामाद सुजाउद्दीन
सुजाउद्दीन का भी पॉलिटिकल जो राइज है वो मुर्शीद कुली खान की बदौलत है। वो भी हिंदू से कहा जाता है, मुसलमान बना, लेकिन चूंकि सुजाउद्दीन का मुर्शीद कुली खान की बेटी से संबंध बिगड़ गया था, तो मुर्शीद कुली खान की इच्छा थी कि उसका पोता सरफराज खान यानी सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान अगला नवाब बने। लेकिन सुजाउद्दीन को इस बात का पता चल गया और उस समय उड़ीसा में गवर्नर था। उड़ीसा मुर्शीद कुली खान के ही अधीन था। वह मुगल दरबार से संपर्क में रहा और जैसे ही पता चला कि मुर्शीद कुली खान मरने के कगार पर है, सुजाउद्दीन ने अपने नाम से फरमान प्राप्त कर लिया बंगाल की सूबेदारी का और सीधे मुर्शिदाबाद आया और सीधे उस महल में गया जहां पर कोरोनेशन हुआ उसका। और सरफराज खान इतना स्लो था कि जब तक कोरोनेशन हुआ तब तक सरफराज खान को पता नहीं था, और जब बाद में पता चला तो उसके पास अपने पिता की अधीनता मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुजाउद्दीन ने भी अपने बेटे को कोई हार्श ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन सुजाउद्दीन का जमाना बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। सुजाउद्दीन एक योग्य आदमी था। सुजाउद्दीन के जमाने में बिहार में मुन्नुरदौला गवर्नर हुआ करता था और उस पीरियड में पटना तक जो सासाराम के अफगान हैं वो पूरा लूट मार मचाते थे। इसी क्रम में पटना का जो अधिकारी था मुन्नुरदौला, उसकी अफगानों ने हत्या कर दी। पुनः आप सिटी से जब जाएंगे गांधी मैदान से सिटी की तरफ, तो पत्थर की मस्जिद के आसपास ही मुन्नुरदौला का मकबरा आज भी है। तो मुन्नुरदौला की हत्या हो गई। मुन्नुरदौला की हत्या ने बंगाल के नवाब के पास एक बहुत ही गलत मैसेज दिया। जब किसी राज्य का हेड ही मार दिया जाए, अराजकता इतनी बड़ी हो, तो ये चिंता का विषय होता है। उस समय अब ये विचार हुआ कि बिहार जाएगा कौन, और बिहार में इतना ज्यादा अराजकता था कि उस समय भी एक तरह का जंगल राज ही बिहार में 1730 के दशक में जंगल राज ही था बिहार में। सुजाउद्दीन चाहता था कि सरफराज खान अगर अगला उत्तराधिकारी है तो ही शुड गो टू बिहार, लेकिन सरफराज खान की मां ने कहा कि मेरा बेटा बिहार नहीं जाएगा। तो यह खोजा गया कि बिहार जाएगा कौन। तो अलीवर्दी खान जो एक सिपाही से बड़ा ऊंचा पद गया था, बहुत ही योग्य आदमी था, तो अलीवर्दी खान को इसके लिए तैयार करवाया गया और 1733 में अलीवर्दी खान को नायब नाजिम, डिप्टी गवर्नर के रूप में बिहार भेजा गया। तो यह नायब नाजिम के तौर पर बिहार आने वाला पहला आदमी है और यही टर्निंग पॉइंट है 1733, जब बिहार की पहचान बंगाल में खो जाती है। यानी बिहार बंगाल के अधीनस्थ, यानी नायब वहाँ है, गवर्नर वहाँ है, डिप्टी गवर्नर यहाँ है, तो बिहार बंगाल के अधीन फॉर्मली चला जाता है। इसीलिए 1733 को इस हिसाब से महत्वपूर्ण माना जाता है। अलीवर्दी खान काफी योग्य आदमी था। बिहार आने पर उसने पूरे सिचुएशन को अपने अधीन किया और पूरा कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर उसने सब तरह की व्यवस्था स्थापित की। तो जैसा मैंने कहा कि सुजाउद्दीन का शासनकाल बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो समय है जब बिहार का विलय बंगाल में हो गया और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, और पूरा का पूरा प्रशासन फॉर्मली सुजाउद्दीन के हाथ में चला गया। अलीवर्दी खान का यहां से राइज होता है। अलीवर्दी खान बिहार को चलाने में काफी सक्षम था। यहाँ आने के बाद उसने सारे अराजकता को दूर किया, जितने भी रिबेलियस जमींदार थे उनको अपने अधीनस्थ किया और एक बहुत अच्छी सेना उसने यहाँ पर तैयार की। इस सेना में उसने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया। उसके द्वारा दबाए गए राज्यों में टिकारी, नरहट, समाय, भोजपुर के उज्जैनिया राजपूत लोग सभी शामिल हैं और राजस्व व्यवस्था अच्छा करके उसने रेवेन्यू सिस्टम को मजबूत किया। इसके कारण इधर से जो उसको रेवेन्यू मिला, उस रेवेन्यू का एक हिस्सा वह बंगाल भेजता था जब तक सुजाउद्दीन जिंदा रहा, और यहीं से धीरे धीरे वह मुगल दरबार के संपर्क में भी आने लगा।
मुगल दरबार के संपर्क में आने का मतलब था कि वहां से अपने लिए कुछ बेहतर संबंधों का निर्माण करे कि आगे जब जरूरत पड़े तो फिर जो काम सुजाउद्दीन ने किया वही काम अलीवर्दी खान भी कर ले अगर उसको मौका मिले तो इस पीरियड में बिहार का पटना एक प्रमुख मुख्यालय के रूप में डेवलप करता है। यह देन भी इस दौर में अलीवर्दी खान को है। अलीवर्दी खान ने सब कुछ तो अच्छे से किया, लेकिन 1739 में जब सुजाउद्दीन मर गया तो सुजाउद्दीन जब मरा तो इसी दरमियान अलीवर्दी खान ने भी, जैसा मैंने कहा कि वही काम किया जो सुजाउद्दीन ने किया था, वह दिल्ली के संपर्क में रहा। घूस देकर उसने बंगाल की नवाबी का फरमान अपने नाम ले लिया और अब उसे सरफराज खान को परास्त करना था। सरफराज खान बहुत ही सभ्य आदमी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत धर्म भीरू था। कहा जाता है कोई ऐसा पर्व त्योहार नहीं होता था जो उपवास वो न करे। कुछ लोगों का कहना है कि साल में लगभग 3 महीने उपवास करता था वो। रोजा तो जो अभी है वो है ही, इसके अलावा भी जितने पर्व त्योहार ऐसे होते थे हर समय वो उपवास करता था और ठीक ठाक आदमी था। वह राजनीतिक चुनौतियों को या अलीवर्दी खान जैसे कनिंग आदमी से, और योग्य भी था अलीवर्दी खान, उससे निपटने की योग्यता सरफराज खान में नहीं थी। और सरफराज खान कुछ कच्चे कानों का था। लोगों ने उसे यह भड़का दिया कि अलीवर्दी खान का आपके बारे में कोई अच्छा ओपिनियन नहीं है और अलीवर्दी खान बंगाल की गद्दी पर अधिकार करना चाहता है। यूपीएससी के लिए क्रॉनिकल एकेडमी बिहार का सबसे विश्वसनीय ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है 1994 से। हमारे यहाँ यूपीएससी की पढ़ाई भी बहुत बेसिक से होती है। पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, फिर जीएस प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, फिर जीएस मेंस पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के रूप में यूपीएससी के लिए अवेलेबल है। और हमारा कहना है कि वी डोंट बिलीव इन क्राउड, वी बिलीव इन क्वालिटी। हमारे एक बैच में 40 से अधिक विद्यार्थी नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। आज से नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 1994 से हम लोग 40 से 50 के बीच ही एक बैच का साइज रखते हैं। बच्चे बढ़ने पर अलग बैच बनाया जाता है ताकि हम आपको पर्सनलाइज अटेंशन दें, स्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन बनाए रख सकें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखें, आंसर राइटिंग पर फोकस कर पाएँ और हम बच्चों से नहीं बल्कि खुद कॉपी आपका जांच करके आपकी वस्तु स्थिति को बताएं। और फिर हम लोग बढ़ते हैं बिहार के यात्रा क्रम में आगे। 1739 में 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि सुजाउद्दीन और सरफराज खान के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों बाप बेटा थे। लेकिन मुर्शीद कुली खान के ज़माने से ही, जो मुर्शीद कुली खान की बेटी और जो सुजाउद्दीन उसके दामाद थे, दोनों के संबंध खराब हो गए थे। और जिस समय सुजाउद्दीन उड़ीसा का गवर्नर था उसी समय उनकी बेटी वापस मुर्शिदाबाद आ गई थी और तब से सरफराज खान अपने नाना के साथ ही रहता था। मुर्शीद कुली खान चाहता था कि सरफराज खान ही अगला नवाब बने, लेकिन इस बात का अंदेशा सुजाउद्दीन को था। इसलिए सुजाउद्दीन ने मुग़ल दरबार से डायरेक्ट घूस देकर फरमान ले लिया और मुर्शीद कुली खान के मृत्यु की संभावना जैसे ही उसे लगी वह मुर्शिदाबाद आया और वह नवाब बन गया। सरफराज खान के पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावे और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब मुर्शीद कुली खान जब सुजाउद्दीन मर गया तो स्वाभाविक है कि सरफराज खान अगला नवाब बना। सरफराज खान के मन में अलीवर्दी खान के खिलाफ बहुत सारी बातें थी। उस समय अलीवर्दी खान पटना में था, बंगाल का बिहार का डिप्टी गवर्नर था और अलीवर्दी खान के भाई और इसके दामाद लोग मुर्शिदाबाद में ही थे। दरबारियों का एक जो गुट था वह सरफराज खान के मन में अलीवर्दी खान के खिलाफ बहुत सारी दुर्भावनाएं भरने में सफल हुआ और सरफराज खान को ये समझाना आसान था क्योंकि अलीवर्दी खान
शुजाउद्दीन का सबसे ट्रस्टेड आदमी माना जा रहा था। तो स्वाभाविक है कि सरफराज खान को लगा होगा कि अलीवर्दी खान मेरा नहीं होगा, हो सकता है हमारे साथ धोखा करे। तो अलीवर्दी खान के जो रिश्तेदार मुर्शिदाबाद में थे उनको साइड किया जाने लगा, कई अवसरों पर उनके साथ बेइज्जती की गई और इसी दुर्भावना का लाभ उठाकर अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को कहा कि मेरे सारे रिश्तेदारों को वापस पटना भेज दिया जाए। लेकिन इस बात पर बात बनी नहीं। फिर अलीवर्दी खान ने मन ही मन प्लान कर लिया जो करना था और अपने सारे सिपाहियों को उसने पटना में बुलाकर एक भाषण दिया और उन लोगों से कहा कि हमारे परिजनों के साथ मुर्शिदाबाद में बहुत सारी बेइज्जती हो रही है, हमें चलना है अपने परिजनों को वापस लाने। और सारे सिपाहियों को कुरान पर हाथ रख के और हिंदुओं को हिंदू धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के शपथ दिलवाया गया कि वो हर हाल में अलीवर्दी खान का समर्थन करेंगे, क्योंकि शक था कि हाँ जो सिपाही लोग हैं हो सकता है कि मुर्शिद कुली खान के वंशजों के पक्ष में भी कुछ चले जाएं। और जब पटना से चलने की तैयारी हुई तो सीधे वो पूरब की तरफ नहीं गया, पहले पश्चिम की तरफ दानापुर की तरफ आया और वहाँ जाने पर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि हमको बंगाल चलना है। वहाँ जाकर सिपाहियों को लगा कि अलीवर्दी खान का वास्तविक उद्देश्य क्या है और यहाँ से फिर ये लोग राजमहल की तरफ चले। फिर घुरिया का युद्ध होता है। फिर मैंने आपको बताया कि सरफराज खान बहुत ही धर्मभीरू व्यक्ति था, धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। साल भर में लगभग 3 महीने वो उपवास करता था। रोज़ा का समय तो है ही 1 महीना, लेकिन इसके अलावे भी जितने पर्व त्यौहार होते थे वह सब में उपवास करता था और नियत समय पर नमाज अदा करता था। युद्ध भी हो रहा है तो युद्ध मैदान में चाहे तलवारें चल रही हो, जब नमाज का वक्त आएगा तो नमाज अदा करेगा। खैर इन्हीं सभी कारणों से जब घोरिया का युद्ध हुआ तो उसमें सरफराज खान न केवल हार गया बल्कि उस युद्ध में मारा भी गया। और यहाँ से चलकर फिर अलीवर्दी खान ने मुर्शिदाबाद पर कब्जा किया 1740। अलीवर्दी खान ने वहाँ के लोगों को यह जरूर बतलाया कि उसके साथ क्या हुआ, जो भी प्रिटेक्स्ट होता है वो लोग उसने दिया, क्योंकि उसने अपने मालिक के बेटे को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि उस ज़माने में यह कोई अजूबा बात नहीं था। सरफराज खान की माँ को वह पर्याप्त इज्जत देता रहा, यानी शुजाउद्दीन की पत्नी को। लेकिन अलीवर्दी खान का ज़माना बिहार और बंगाल के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस समय तो बंगाल का मतलब ही था बिहार, आज का झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश सब एक हो चुके थे उस ज़माने में। तो मुग़ल सत्ता लगातार कमज़ोर हो रही थी। 1739 में ऑलरेडी दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हो चुका था। नादिर शाह ने दिल्ली में कोहराम मचा दिया था। तो पूरे भारत में जो प्रशासनिक अराजकता का माहौल हो गया था। लेकिन अलीवर्दी खान स्वयं में बहुत योग्य आदमी था। अलीवर्दी खान ने बिहार से ही एक अच्छी सेना का निर्माण किया था पहले ही, जिसमें अफगान और राजपूत सैनिक बड़ी संख्या में थे। वो सभी के सभी अलीवर्दी खान के पक्ष में रहने वाले लोग थे और एक अच्छी लॉयल सेना उसने बनाया था। अलीवर्दी खान को भी कोई बेटा नहीं था और अलीवर्दी खान का जो पूरा परिवार था उसका एक हिस्सा पटना में ही रहता था और उसी का एक दामाद था हैबत जंग, उसी का बेटा था सिराजुद्दौला। वो लोग, हैबत जंग का मकबरा भी यहाँ पर है। हैबत जंग का बेटा सिराजुद्दौला, उसी को अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया था। और उस ज़माने में सिराजुद्दौला भी पटना में ही रहा था। हालांकि पटना में रहते हुए उसने अपने नाना के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन फिर नाना ने उसको माफ़ कर दिया। अलीवर्दी खान के ज़माने में पटना बिहार पर मराठा आक्रमण फ्रीक्वेंट हुआ। नागपुर के रघुजी भोसले लगातार आक्रमण करते रहे। भास्कर पंडित ने भी बिहार पर आक्रमण किया। लेकिन अलीवर्दी खान ने बिहार की धरती को मराठों से बचाया। इसी पीरियड में अफगान विद्रोहियों ने पटना पर हमला करके हैबत जंग की हत्या कर दी। अलीवर्दी खान ने तुरंत बिहार आकर इस विद्रोह को दबाया। तो मैंने कहा कि हैबत जंग का मकबरा भी पटना में है। तो अलीवर्दी खान 1756 तक
बिहार मतलब बंगाल का नवाब रहता है। इस ज़माने में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अंग्रेज़ व्यापारी भी बड़ी संख्या में भारत में आते हैं, फ्रेंच व्यापारी भी आते हैं। आज का जो कासिम बाज़ार है वहाँ पर अंग्रेज़ व्यापारियों का अड्डा होता है। आज का जो चंद्रनगर है वहाँ पर फ्रेंच व्यापारियों का अड्डा होता है। लेकिन अलीवर्दी खान चूँकि योग्य आदमी था, इसलिए उसने सारे व्यापारियों को अपने नियंत्रण में रखा और अपने अनुसार उन्हें काम करने दिया। इस समय बंगाल में मारवाड़ी लोगों का वर्चस्व होता है। सेठ जगत सेठ जैसे लोग, अमित चंद जैसे लोग काफ़ी प्रभावशाली होते हैं वहाँ पर। तो इस समय तक 1700 टिल 1756 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर उस समय बिहार में एक मजबूत शासन प्रणाली की स्थापना होती है। आर्थिक रूप से पटना सोरे का और अफीम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन जाता है। बिहार का पूरा प्रशासन मुर्शिदाबाद की राजनीति के अधीन आ गया और अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी जो उसका पोता था, जैसा मैंने कहा कि बिहार का ही लाडला था, बिहार में पटना में ही रहा था और यहीं से वह फिर बंगाल की गद्दी पर जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 1756 तक की यात्रा करेंगे और इससे आगे अगले वीडियो में आएंगे। तो हमने इस वीडियो में औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1756 तक एक हिस्सा है। तो हमने शुरू किया आपके साथ शेरशाह के साथ, मुग़ल काल होते हुए हम लोग 1756 तक आए हैं और अगले वीडियो में हम लोग 1757 से फिर 1792 तक जाएंगे। इसी तरह से हम वीडियो का अलग अलग हिस्सा लाते रहेंगे और बिहार के बारे में बहुत सारी आपकी अनसुनी बातें या इतिहास के पन्नों को कुरेदते रहेंगे, आपकी जानकारी को इनरिच करते रहेंगे ताकि आप सभी जानकारियों को जान सकें। हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए तो हमारे इनबॉक्स में आप वो जानकारी दे सकते हैं। हमसे भूल भी हो जाए तो इनबॉक्स में उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगली वीडियो में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। जाते जाते आप लोगों से करवद प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।